हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हाल ही में ये विषय आया था अभी कोई एक हफ्ता पहले, और मुझे लगता है कि अभी इस बारे में कोई क्लियर डायरेक्शन अभी जिला स्तर पर अभी नहीं गई है। और इसके साथ साथ जो ट्यूबवेल नया लगाना और जो पुराने ट्यूबवेल जो खराब हो चुके हैं उनकी जगह जो नए ट्यूबवेल लगेंगे उनकी भी बिजली के कनेक्शन के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो जो पुराना बिजली कनेक्शन है क्या वो वहां शिफ्ट हो सकता है या नहीं। तो इसके बारे में क्लियर डायरेक्शन नीचे दिलवाई जाए। धन्यवाद। देखिए, बिजली का कनेक्शन का जहाँ तक इशू है वो बिजली विभाग पॉलिसी बनाता है, वो बताएंगे। हमारा ये है कि अथॉरिटी बना दी है और जहाँ जहाँ डार्क जोन बनाए हुए हैं डिक्लेयर भारत सरकार के द्वारा, प्राधिकरण के द्वारा, उसको हम अमेंड करेंगे। हम हमारी प्रदेश सरकार की जो अथॉरिटी है वो अमेंड करेगी कि इसी इलाके में डार्क जोन है, इसमें नहीं है। स्पीकर सर, मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये डार्क जोन का विषय है और ट्यूबवेल से संबंधित है, तो कृषि विभाग और बिजली विभाग दोनों तालमेल करके इस विषय को आगे बढ़ाएं। महिपाल ढांडा जी। आदरणीय, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन भी लगाया है। हमारे उधर समालखा में, क्योंकि मेरी विधानसभा बिल्कुल साथ लगती है, वाकई में वहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सर। मैं एक निवेदन करूंगा कि भाई जब तक हम लोग अपनी डार्क जोन वाली कमेटी बना के उस पर काम शुरू करें, उससे पहले बिजली विभाग हम लोग उनकी अप्लाई करवा देते हैं सर। सिक्योरिटी वगैरह जिनकी अप्लाई हुई है उनका हमारा कनेक्शन अगर जल्दी चालू हो जाएगा तो जान छूट जाएगी जी। सुबह से शाम तक सही मायने में पानी की वहाँ कोई किल्लत नहीं है, वहाँ डार्क जोन नहीं है। उनके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी बहुत बुरी हालत है सर। किसान आके हर रोज खड़े हो जाते हैं, इसलिए इसको तो थोड़ा जल्दी करवाया जाए सर। देखिए, मैंने आपको बताया है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा भी निर्देश दे दिया गया है 24/9/2020 को कि कृषि परियोजनाओं के लिए ट्यूबवेल की स्थापना के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आप प्रक्रिया के तहत ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई कराइए। नहीं, वो उसकी वेटिंग है, उसका पैसा एस्टिमेट बढ़ता है, पैसा जमा करता है, लेकिन आपको ट्यूबवेल कनेक्शन देने में प्रतिबंध नहीं है। नैना सिंह जी। डाबड़ा हल्का, बाडड़ा हल्का जो है वो भी डार्क जोन में आता है। तो मैं मंत्री जी से कहूंगी कि जिन लोगों ने ट्यूबवेल कनेक्शंस के पैसे भर रखे हैं, आप उनको कनेक्शंस देने का काम करें, क्योंकि पूरा हल्का जो है वो सिर्फ वाटर पंपिंग पर ही आधारित है और पानी की बहुत भयंकर समस्या। थोड़ा सा मैं इनसे कहूंगी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास है, और हमारी तो नहरों में पानी छोड़ के पीने के पानी भी आप लोग नहीं छोड़ रहे हो, तो थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दो। इरिगेशन डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास है। और सुनिए, मेरे लोहारों में अगर पानी जाता है तो बाढ़ की सारी नहरों से होके जाता है, ऊपर से पानी जाने का सिस्टम हमारे पास सप्लीमेंट्री बहुत हो गई है। लोहारों में पानी जाता है तो बाढ़ तो शाम से होके जाता है। कहूंगी कि इरिगेशन के कि पानी जो है सभी जरूरी है, वो इंसानों के लिए और पशुओं के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज पानी का प्रबंध करें हमारे लिए। राम कुमार जी लास्ट। राम कुमार जी प्लीज। माननीय स्पीकर साहब, एक मिनट। जो चिंता माननीय मेंबर धर्मवीर छोक्कर ने उठाई है, मेरी भी हल्के की चिंता है। मेरे भी हल्के के कुछ गांव कुछ फर्म पड़ते हैं और वो जमुना के साथ लगते हैं। वहां पर भी डार्क की जो समस्या है, और वो जो वहाँ वाटर लेवल है ऊपरी है, उनकी मोटरें ऊपर है, वहां भी इसी प्रकार से ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ये जो ट्यूबवेल के कनेक्शन लेने की प्रॉब्लम आ रही है, एक सरकारी नोटिफिकेशन करके कोई लेटर निकाल करके जिला स्तर पे, हल्का स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम करें। लक्ष्मण नापा जी। इसमें दो विषय हैं। एक तो ये डार्क जोन जिसमें ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई नहीं होता था, प्रतिबंध था। एक ये है कि बिजली विभाग पॉलिसी बना के, सीनियरिटी बना के कनेक्शन देने का। अब आपको डार्क जोन खत्म हो गया है इसमें, इस हिसाब से, और आप बिजली कनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वेटिंग में जहां लिस्ट आएगी आपको कनेक्शन मिलेगा। ऐसे नहीं है वैसे। लक्ष्मण नापा जी। 790 जी। सर, आंसर इज लेट ऑन द टेबल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी से ये पूछना चाहता हूं कि रतिया शहर सब डिवीजन है और बहुत बड़ा शहर है, और रतिया शहर में हमारे मेन फतेहाबाद से एक बुढलाडा रोड और एक टोहाना रोड,
बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है और एक बाईपास की हमें ज़रूरत है शहर को। रोज ही हमारे वहाँ रतिया शहर में ट्रैफिक बढ़ने से काफ़ी रोज ही झगड़े होते हैं। भगत सिंह चौक और एक संजय गांधी चौक, 2 चौक है हमारे, तो काफ़ी ट्रैफिक है। और जो हमारा रतिया शहर है ये पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है, तो बहुत से लोग पंजाब से जो विदेशों में रहते हैं वो वाया फतेहाबाद रोहतक होके दिल्ली जाते हैं। तो और मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे रतिया शहर में बाईपास बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, रतिया के अंदर ऑलरेडी एक मिनी बाईपास बनाया गया है जो बलाडा रोड से लेकर टोहाना रोड पर। उसके साथ साथ 4 लेनिंग पूरे शहर की ऑलरेडी कर दी गई है और 4 लेनिंग ही टोहाना जो कुला रोड है उस तक एक्सटेंड कर दी गई है। अगर कोई स्पेसिफिक साइट ये बता रहे हैं जहां पर एडिशनल ट्रैफिक है, लोड है, तो जरूर सरकार उस पर विचार करेगी। पर आज के दिन कोई भी प्रपोजल एडिशनल बाईपास का रतिया शहर के अंदर। माननीय स्पीकर सर, ये जो मंत्री जी बुढ़लाडा वो जिक्र कर रहे हैं, छोटा बाईपास है, वो गग्गर नदी के किनारे है, उस पे एक सड़क बनी हुई है, वो नहीं है सर। मैं ये फतेहाबाद रोड से लेकर जो पंजाब जाता है बुढ़लाडा रोड, उस तक मैं ये मांग कर रहा हूं कि ये बाईपास बने। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे परिवहन मंत्री जो सेंटर के हैं नितिन गडकरी जी आए थे 4 वर्ष पहले सिरसा में, उन्होंने भी एक भिक्खी पंजाब से लेकर भट्ठू जो हमारे फतेहाबाद तक 4 लेन की घोषणा की थी और उसकी डीपीआर भी हुई थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है, कि उसमें भी ये बाईपास बनना मंजूर हुआ था। अध्यक्ष जी, जिस विषय की बात माननीय सदस्य ने करी वो क्योंकि NHAI का सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, मगर अगर ऐसी कोई डीपीआर बनी और जिससे शहर के अंदर ट्रैफिक ईज होता है तो जरूर विभाग उसकी जांच भी करेगा, उस पर विचार भी करेगा और आने वाले समय में हम जरूर ई भूमि पर डालकर लैंड की रिक्वायरमेंट की मांग करेंगे। अगर लैंड हमें मिलती है, आप भी उसके अंदर अपनी तरफ से सहयोग करें कि लोग अपनी इच्छा से लैंड दें, तो जरूर सरकार उस प्रपोजल को स्टेट हेड से भी कराने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश जरावता जी। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय डिप्टी सीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि पटौदी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की सीएम अनाउंसमेंट है और बाईपास का निर्माण अभी नहीं हुआ है, कि कब तक पटौदी में बाईपास का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि आए दिन 3-3, 4-4 घंटे का जाम पटौदी में लगा रहता है। महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है पटौदी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसके लिए डीपीआर बनने के लिए डिपार्टमेंट को दे दी गई है। जैसे ही उसकी डीपीआर आएगी हम फिर ई भूमि के ऊपर लैंड एक्विजिशन के लिए डालेंगे और उस विषय को एक्सपीडिशियसली लेकर चलेंगे। हमारा तो ये प्रयास है कि प्रदेश के अंदर जितने ऐसे शहर हैं जो आज ओवरबर्डन्ड है ट्रैफिक की वजह से, उनके ऑल्टरनेटिव रूट्स निकाले जाए। इसके अंदर ऑलरेडी जो हमारा टोहाना का बाईपास का विषय है वो 70% कंप्लीट हो चुका है। कोसली के अंदर जो बाईपास बनना है उसकी DLR अवेटेड है, वो जैसे ही कंप्लीट होगी उसको कर दिया जाएगा। जहां अथीन बाईपास की बात है वहां लैंड एक्विजिशन के लिए DC RRC जो रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें 72% लोगों का हमारे पास मांग आ चुकी है। अगर जैसे ही वो 90% क्रॉस करेगी उसको हम आगे लेके जाएंगे। पुनाना का बाईपास जो है, हाथ उठा रहे हैं विधायक जी, वो 75% लोगों ने अपनी सहमति दी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा उसको भी आप 90 पहुंचाए तो उसको लेकर चले। पिनगवा का जो बाईपास है उसके अंदर 85% लोगों ने अपनी सहमति दे दी है। हम प्रयास करेंगे कि उसको भी जल्द से जल्द क्वेश्चन आवर है, सभी ने बोलना छूछकवास का जो विधायक जी हाथ उठा रहे, छूछकवास का आपके जो बाईपास है
उसकी 80% लोगों की सहमति आ चुकी है और ई भूमि के ऊपर उसके अंदर भी हम एक्सपीडिशन को शुरू करेंगे। बहादुरगढ़ का बाईपास जो है इसका वर्क ऑलरेडी फेज 1 का अलॉट हो चुका है और फेज 2 के अंदर फॉरेस्ट क्लियरेंस की आज अवेटेडनेस है। गुहाना का जो बाईपास है उसके अंदर अभी तक हमारे पास 60% लोगों की सहमति आई है और हमारा प्रयास है कि उसके अंदर फॉरेस्ट की जैसे ही एनओसी आएगी उस पर भी हम कार्य को शुरू करेंगे। उचाना का जो बाईपास है और उचाना के अंदर साउथ और नॉर्थ 2 बाईपासेज हैं, उसके अंदर 1040 लैंड ओनर्स में से 974 की आ चुकी है और इसका ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। उसके साथ नारनौंद बाईपास के अंदर केवल मात्र 15% लोगों की सहमति आई है। डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखा है कि आप भी अपने लेवल पर, और मैं विधायक जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी लोगों को मोटिवेट करें कि वो इसके अंदर ई भूमि पर सहयोग करें। और ईश्वर सिंह जी भी हाथ उठा रहे हैं। चीका का जो आपके बाईपास है 75% लोगों की ई भूमि पर सहमति आ चुकी है और डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए गए बचे 25% लोगों को इसके अंदर जल्द से जल्द साथ जोड़कर इस कार्य को भी कंप्लीट कराएंगे। माननीय स्पीकर महोदय, मेरा भी अभी एक सेकंड सभी एक सेकंड तक ये क्वेश्चन आवर है, कोई डिबेट नहीं है। मैं अभी टाइम दूंगा अभी आपको। गीता बुकुल जी। महोदय, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बताया छूछकवास बाईपास के लिए, लास्ट जो हमारा बजट सत्र था उसमें भी एश्योरेंस दी गई थी, उससे पहले भी एश्योरेंस दी गई थी और बिल्कुल रिटर्न स्टेटमेंट में कहा गया था कि 15 महीने के अंदर अंदर इस बाईपास को बना दिया जाएगा। ये 80% तक की तो 6-7 साल से उनकी जो ई भूमि पोर्टल पर चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि जहां घंटों का वहां पर जाम रहता है, ट्रैफिक जाम की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, हैवी ट्रक ट्रॉले वहां से निकलते हैं क्योंकि बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट, सीएलपी प्लांट और जेके बहुत सारे कारखाने वहां पर लगने की वजह से वहां पर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें बहुत, आप अगर संख्या निकाल कर देखेंगे, मैं एफआईआर और एक्सीडेंट्स की लिस्ट भी जरूर टेबल्ड कर दूंगी यहाँ पर। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से केवल ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि 80% क्या 80% लंबे समय से है, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, सरकार अपनी ओर से प्रयास करे और अतिशीघ्र इतनी बड़ी समस्या जिसमें लाखों लोग और बहुत से जानवर अपनी जान गंवा चुके हैं उसको अतिशीघ्र बनवाने का काम करें, क्योंकि एश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लगातार हमें मिलता जा रहा है लेकिन काम नहीं हो रहे हैं। सदस्य ने इतनी डिटेल्ड में बात की है, शायद 6 साल पहले तो मैं भी इस हाउस में नहीं था, मगर आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। मैं कर दी थी, आप आए, आपसे पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कंसर्न पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, assurance has been given on the floor of the house, within 15 months it will be completed। अब आज आप आए हैं, पिछले सत्र में भी एश्योरेंस मिला था, पहले शायद आप लोग भी थे, हम लोग थे, हमने जो इनिशिएटिव किया केवल उसी पर ही अटक कर गया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी मातानेल गए थे, वहां पर भी अनाउंस करके आए। माननीय मुख्यमंत्री जी की, मौजूदा मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट में भी है और पुराने मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट में भी है। हमारे समय की कार्रवाई है, उसको काइंडली आप आगे बढ़ाने का काम करें। चलो आपके समय में क्या कार्रवाई रही मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं आज आपको महिला दिवस के अवसर पर यह एश्योरेंस देता हूं कि 1 महीने में 80% लैंड जो लोगों ने सहमति से दी है इसको हम परचेज भी कर लेंगे और बैलेंस 20% के लिए अगला जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत प्रोसेस है उसके माध्यम से शुरू कर एक्सपेडिशली आपकी निगरानी के अंदर एक कमेटी बनाकर इसका कार्य पूरा करें। सुभाष सुधा जी। आदरणीय, मैं डिप्टी सीएम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुशेत्रा एक तीर्थ स्थल है, यहाँ पर डेली 15 से 20 हजार यात्री आते हैं और जो हमारा मेन रोड है वहाँ पे लगभग 4-4 घंटे जाम लगा जाता है और उसके लिए बाईपास के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आदरणीय सेंट्रल मिनिस्टर गडकरी साहब से भी लेटर लिखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ जमीन देने के लिए 70% पंचायत की जमीन है, इसमें प्राइवेट की जमीन देने के लिए भी तैयार है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वो जो हमारा बाईपास है क्षेत्र का वो जल्दी बनाया जाए। महोदय, माननीय सुधा जी ने जो बात रखी है ये केंद्रीय मंत्री को भी, क्योंकि एनएच के अंडर एक्वायर करनी है और बहुत लंबी कुरुक्षेत्र की मांग है, लिखा हुआ है, मैं पर्सनली भी इसको फॉलो करवा एक्सपेडिशनली इस कार्य को करवा। मैं लास्ट सप्लीमेंट्री लक्ष्मण यादव जी ना, बस ये बहुत हो गई, 4 सप्लीमेंट्री हो गई है।
4 सप्लीमेंट्री हो गई है, फिर आप ही कहेंगे कि हमारे क्वेश्चन रह गए। आपके माध्यम से डिप्टी सीएम फिर आप ही साहब कहेंगे कि क्वेश्चन रह गए हमारे। निवेदन करना चाहूंगा कि अभी कोसली बाईपास का पिछले उसमें बजट भी सैंक्शन हो गया था, सीएम साहब की घोषणा भी थी और ई पोर्टल पे 80 से 90% उस भूमि का ब्यौरा भी आ गया। अब तो उसकी सेटलमेंट बाकी है, क्योंकि मेरे यहाँ जो पुल फ्लाईओवर बना था वो आज बुरी तरह से जर्जर हालत में, हैवी व्हीकल जा नहीं सकते और ट्रैफिक वहाँ अनकंट्रोल है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से निवेदन है कि इसको तुरंत प्रभाव से करने का प्रयास करें। अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कोसली बाईपास की बात रखी है वो उसकी डीएलआर अवेटेड, और साथ में क्योंकि कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने 70% जो आपकी तरफ से सहमति जताई उसके रेट फाइनलाइजेशन को करना है। हर मंडे को उसकी बैठक होती है, मैं स्वयं मॉनिटर करके इस महीने के अंदर अंदर रेट फाइनलाइजेशन आपका करवा देंगे, जिससे एक्विजिशन प्रोसेस और एक्सपीडिशियसली कंप्लीट। श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी। 8 अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा 121 कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो लड़कियों सहित सभी के लिए खुले हुए हैं। ए और बी, HSDM के तहत कुल 30,011 लड़कियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है 2015 से अब तक 2021 तक, और 735 लड़कियों को स्वरोजगार अपनाया है और 4,540 लड़कियों को जो दूसरी नौकरी लग चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी कि सरकार ने 121 के करीब कोर्स जो हैं वो शुरू कर रखे हैं। कम से कम 30 नहीं कहूंगी मैं आपको, 30,000 35,000 लड़कियां जो हैं वो हमारा प्रशिक्षण, जो लड़कियां हैं वो प्रशिक्षण ले रही हैं। पर 35,000 लड़कियों में अगर हम एवरेज निकालें तो 735 लड़कियां जो हैं पूरे हरियाणा में उनको जो है वो रोजगार मिला है। अगर 6 लड़कियों की औसत पूरे हरियाणा में हम निकालें एक कोर्स की औसत, तो सिर्फ 6 लड़कियों को जो है वो रोजगार मिला है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र हर जिले में खुलवा के लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित करें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। मेरा आपसे अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय, पिछले समय कोविड के समय में ये समस्या रही थी कि जहां बेटियों को ज्यादा रोजगार नहीं दे पाए, पर माननीय मुख्यमंत्री ने एक पोर्टल तैयार करा है जहां से पता लगेगी कि किस क्षेत्र में कहां शिक्षित लड़कियां हैं, उसी क्षेत्र में जाके उद्योग में जाएंगी और हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि बेटियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने का काम करेंगे। कि जब हम प्रशिक्षण दे रहे हैं तो वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराने का काम आप लोग करें ताकि गरीब घरों की लड़कियां जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण ले सकें। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा से ज्यादा जहां भी जो लड़कियां हैं उसको हमने कई ऐसे करे हैं बेटियों के लिए, 33 राजकीय महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए और महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति सहायता राशि दी जाती है। और कुछ ऐसे हैं कि जहां 500 रुपये जो जहां लड़के करते हैं, फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, वहां पे महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह राशि प्रोत्साहन की जाती है और ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय उद्योग जगत से उसको हम जोड़ेंगे। धन्यवाद। शमशेर सिंह गोगी जी। गोगी जी, आपने नहीं बोला। ईश्वर सिंह जी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर का जो कोर्स है उसका क्राइटेरिया किस किस को खोलने का आप देते हो, और क्या प्राइवेट और सरकारी जो एजेंसीज हैं उसके अंदर शामिल किए गए हैं, तो मैं और खास करके देहात के अंदर इसकी क्या प्रोविजन है। अध्यक्ष जी,
हमारे पास टोटल जो सरकारी उसमें है 139 सह शिक्षा और महिलाओं के लिए 33 और प्राइवेट 242 हमारे पास जो प्राइवेट उसमें है। और जहां हमारी टोटल संख्या इनकी 45,202 और प्राइवेटों में 70,442 इनकी संख्या है। और कोई प्रावधान क्या है? नहीं, जो हमारे पास आप देखें, ये तो आपने सेंटर बता दिए ना, इतने सेंटर खोले हैं। नहीं, मैंने उनकी जनसंख्या बताई है। मैंने बच्चों की एक सेंटर बताए हैं। जो आपने जो इसमें है कि कुछ संस्था जो हमारे पास हैं, नहीं प्रोसीजर जो भी जहां भी सर मैंने तो संख्या नहीं पूछी, क्राइटेरिया पूछा था। नहीं, जहां पे अलग से ईश्वर जी अलग से लिख करके पूछ लेना आप। लिखने वाला सवाल ही नहीं जी, इसमें तो पता भी इसकी ग्राउंड क्या क्या, बेस क्या क्या खोलने। रामकरण काला जी नहीं इस टाइम एट द स्पॉट उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक समस्या जी, एक तो हमारे जो तो मंत्री के जो बिजली के बिल जो क्राइटेरिया देखो बिजली जो बिजली के मीटर लगाने के उनके, आपकी बात कोई रिटर्न में दे देंगे, आप पूछ लेंगे तो रिटर्न भेज देंगे। एक तो हमारे जो शहर के जो रजो कॉलोनिया जी मीटर के उनके मीटर नहीं लग रहे, बहुत पब्लिक बहुत परेशान है। दूसरा एक हमारा बस स्टैंड शाहबाद, उसके नीचे अंडर पास है, वहां बहुत पब्लिक। इस इश्यू के ऊपर ये विषय कौन सा है रामकरण जी? विषय तो ये है कौशल विकास का। और कोई बात नहीं जी, मेरा तो एक हमारा जो ट्रक पास नहीं होते जो गड्डियां और शाहबाद में पास होनी चाहिए जी। ये इसके ऊपर सप्लीमेंट्री पूछनी है आपने कि उस बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए, और भी जो प्लीज बैठ जाइए। नैनपर राव जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे पटना विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कृपा से पिछले कार्यकाल में एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का प्रावधान हुआ था, निर्माण हुआ था। लेकिन उसमें यह तय हुआ था कि दूधला गांव जो पंचायत है उसके जो कच्चे कर्मचारी लगेंगे उसमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन ना वहां पे उस यूनिवर्सिटी में भी इंस्ट्रक्टर पूरे हैं जो सिखा सकें, और दूधला गांव के जो बच्चे हैं उनको जो बेरोजगार हैं उनको उसमें नौकरी दिलाने का प्रावधान किया जाए, जो पहले तय हुआ था। अध्यक्ष महोदय, जो दूधौला में जो अपने कौशल विकास यूनिवर्सिटी है और जो भी उसका क्राइटेरिया रखा होगा उस समय, और जो पिछली बार भी ये बात आई थी, जो भी होगा शिक्षा के क्षेत्र में जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से समय पर हम देखेंगे किस उस पर क्या एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है। हो गया भाई, बहुत हो गया। हाँ जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ये ITI अब कहीं खुल रही हैं जी, और उनमें जगह भी है और बच्चे कुछ कम हैं, अगर उसके अंदर ही हमें ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर की अलग से कुछ प्रावधान करके वहां इसको खोलने का ग्रामीण क्षेत्रों में, आपका सुझाव है या सुझाव भी है जी? मैं पूछ भी रहा हूं भी क्या ऐसी कोई योजना है कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में नई ITIs बनी हैं, वहां पर जगह भी है और बच्चे कम आ रहे हैं, अगर वहां पे भी हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर साथ में शुरू कर दें इन एडिशन, तो मुझे लगता है कि ITIs के नाते भी वहां जगह यूटिलाइज हो जाएगी और बच्चों को एक नया जो है मौका मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सुझाव भी देना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं क्या ऐसी कोई योजना है? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो असीम गोयल ने जो सुझाव दिया है, इस तरह के हम जहां भी इस तरह के जहां बच्चे कम हैं या दूसरे क्षेत्र में इस तरह का हम प्रपोजल थे। श्री विनोद भियाना जी। अध्यक्ष महोदय, आशी शहर के बाहर हरियाणा राज्य भंडार निगम के गोदाम को स्थानांतरित करने के लिए निगम के विचार के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है। नंबर 2,
हरियाणा राज्य भंडारण निगम के खाद्यान्न गोदाम हांसी शहर की मुख्य आबादी वाले क्षेत्र में नहीं है। स्पीकर सर, जो ये गोदाम बने हुए हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये गोदाम बने हुए हैं बिल्कुल सेक्टर 6 है, हुड्डा का 12 सेक्टर है। गोदाम के चारों ओर आबादी है, भीड़ भाड़ का क्षेत्र है। और विशेष बात यह है, बरसात के दिनों में उन गोदामों से बहुत बड़ी दुर्गंध उठती है और एक सिरसी नाम का जीव पैदा हो जाता है। पूरे हुड्डा को वो सिरसी अपने घरों में घुस जाती है और वहां के लोगों का रहना दुश्वार हो जाता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में उन गोडाउन को वहां से शिफ्ट करके कहीं पास दूसरी जगह पे, क्योंकि हमारे हांसी शहर के नजदीक हरियाणा कृषि विभाग की जमीन भी है, अगर ये वहां शिफ्ट कर दें तो जन कल्याण के लिए बहुत उत्तम कार्य होगा। स्पीकर सर, हमारे गोदाम जो है पहले के बने हुए हैं और बाईपास के ऊपर है। अब हुड्डा का सेक्टर आसपास में बना दिया तो भंडारण निगम की तो इसमें कोई गलती है नहीं। ये गोदाम बहुत जरूरी है, अनाज का संग्रह करने के लिए काम आते हैं, भरे हुए हैं और मुख्य सड़क के ऊपर हैं, सेक्टर के अंदर नहीं है। जो बाईपास की सड़क है उस पर इनका फ्रंट लगता है। फिर भी अगर विधायक महोदय कहते हैं तो हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। अगर हमारे विभाग को घाटा नहीं होगा, ये जमीन महंगी हो, कोई किसी और काम में आ जाए और बाहर गोदाम भी बन जाए, तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। गोदामों की हमारे प्रदेश में जरूरत है और अनाज भंडारण के लिए जब तक अतिरिक्त गोदाम नहीं बन जाते तब तक हमारा शिफ्ट करने का इरादा नहीं है। पूछिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हुड्डा ने सेक्टर बाद में आबाद कर दिया होगा, मगर आज के दिन वो पूरा 12 सेक्टर है और उन गोडाउन्स के चारों ओर आबादी है। और ये भी मैं यहां एश्योर करना चाहता हूं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कि ये जगह बहुत महंगी है। इस जगह को आप कहीं भी यूटिलाइज कर लें और इससे सस्ती जगह पे और बहुत कम कीमत पे गोडाउन, बाईपास जो हमारा हांसी से निकला है उस बाईपास पे गोडाउन बनाए जा सकते हैं। इससे सरकार को भी फायदा होगा और पब्लिक इंटरेस्ट में भी बहुत बड़ा काम होगा। एक बार उनका रिप्लाई कर दो। पहले का जवाब दे देता हूं। स्पीकर सर, माननीय विधायक जी ने कहा है कि हुड्डा सेक्टर बाद में बने हैं। फिर भी माननीय विधायक जी को अच्छी सी प्रपोजल हमें दें कि यहाँ पर जो कलेक्ट्रेट पे या कहीं जमीन मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, अच्छी हमें वहाँ पर कनेक्टिविटी होगी, शहर से ज़्यादा दूर भी ना हो, तो इनकी प्रपोजल को हम विचार कर लेंगे कि हमारे जो भंडारण निगम को घाटा ना हो। उस प्रॉपर्टी जो आज शिफ्ट कर रहे हैं उससे हमारे इतनी पूंजी मिल जाए जिससे कि आगे आने वाले गोदाम में होंगे बन जाए, तो हम इसको प्रपोजल को एग्जामिन करवा लेंगे। सुभाष सुधा जी, एक मिनट जी, सुभाष सुधा जी ने पहले। सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ भी जी एक वेयर हाउसिंग के और फूड सप्लाई के ग्राउंड जो है वो सिटी के अंदर है, लेकिन उसके अंदर क्या है जी, अभी राणा जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब स्पेशल भर्ती है, गवर्नमेंट की रेलवे की स्पेशल आती है, एफसीआई का लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम पे गाड़ियाँ जो होती है, बस जो ट्रक जो भर के जाते हैं वो स्पीड से जाते हैं और वहाँ पर बड़े इंसिडेंट होते हैं, बच्चों की बड़ी हत्या होती है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि दोनों ग्राउंड जो है हमारे यहाँ, जो उसके वेयर हाउसिंग के भी और फूड सप्लाई के शहर के अंदर है, 10 गुना रेट होगा जी। अगर बाहर लेंगे और 10 उससे ज़्यादा गोदाम बनेंगे, मैं श्योर करता हूँ। लक्ष्मण नापा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, रतिया शहर में भी 3 एकड़ में वेयर हाउस के गोदाम बने हुए हैं और बीच में शहर में बिल्कुल बने हुए हैं और सारे जो हमारा रहायशी इलाका है उसमें बने हुए हैं। और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये गोदाम भी शहर से बाहर निकाले जाए। स्पीकर सर, मेरे ख्याल में रतिया का सवाल तो पिछले सेशन के भी याद आया था। कुछ शहरों के अंदर ये समस्या है कि मेन रेजिडेंशियल एरिया के आसपास गोडाउन आ गए हैं और वहाँ की जो प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है। तो मैं सब मेरे सदस्य जितने भी विधायक हैं
कि अपने अपने क्षेत्र में जहां ऐसी विषय आता है कि मुझे गोडाउन शिफ्ट करके दूसरी जगह बन सकते हैं, हम अपने विभाग की कमेटी बना देंगे, उसको एग्जामिन करवा लेंगे, लॉस प्रॉफिट देख लेंगे और ऐसी समस्या वाले गोदाम की जो है एक नीति बना के हम उसको विचार कर लेंगे। यही उचित होगा, एक एक केस ना लेके। बिल्कुल ठीक। घनश्याम जी, आपका भी यही है क्या? के माध्यम से कि गोदाम के कारण वहां सुरसरी पैदा होती है, क्या हम कोई ऐसा पायलट प्रोजेक्ट चलाकर जहां जहां गोदाम हैं, जहां कीड़े पैदा होते हैं, बरसात के दिनों में विशेष रूप से वो होते हैं, क्या हम कीड़े मार दवाई का स्प्रे बार बार करके ऐसा मैनेज कर सकते हैं कि वो कीड़े पैदा ही ना हो, पैदा हो तो वो मर जाएं और जो सामान्य नागरिक आसपास रहते हैं, जो उनको कठिनाई होती है, उससे उनको छुटकारा मिल सके। यदि इस बात पर विचार किया जाएगा, क्योंकि गोदाम एकदम बदले नहीं जा सकते, बनाए नहीं जा सकते, तो जब तक ये बदले नहीं जा सकते, बनाए नहीं जा सकते, बाहर ले जाए नहीं जा सकते, तब तक कोई ऐसी योजना, कारगर योजना बनाएं तो वो जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके हित में होगा। स्पीकर सर, हमारे माननीय सदस्य जी ने अच्छा सुझाव दिया है। अभी हम इसकी कोई विकल्प ढूंढेंगे कि रिहायशी इलाके के अंदर हमारे जो लोग रहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, और किस दवाई से विभाग को मैं डायरेक्शन दूंगा कि कोई दवाई डाल के जो कीड़े पैदा होते हैं वो उस इलाके के अंदर ना होने दें, और उसका कोई रास्ता निकालेंगे। आम नागरिक को, चाहे वो कीड़े पैदा होने की बात है या ट्रैफिक की समस्या की बात है, जहां ऐसी असुविधा होगी उसका समाधान हम करेंगे। नहीं, नयनपाल रावत जी लास्ट। अध्यक्ष महोदय, उनको जरा मैं इसीलिए कहा जो ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि वेयर हाउस की जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे दे रखी है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पलवल और पानीपत के गोदामों को शिफ्ट करने की योजना बोर्ड में हम ले आए हैं, और जितने भी गोदाम और उससे ज्यादा डबल कैपेसिटी के गोदाम हम उसी जमीन से बना सकते हैं और विभाग को भी पैसा बचेगा। और जहां तक पेस्टिसाइड की बात है, तो ये क्योंकि ये एक इसका प्रॉपर जो ना क्राइटेरिया था जो एफसीआई और उसके माध्यम से हम लेते थे, लेकिन अब पेस्टिसाइड भी अभी हम अम्बाला और कुरुक्षेत्र पे अपने विभाग की तरफ से यूज करके, ताकि उसको हम अपने ही विभाग से पूरा पेस्टिसाइड करा करके जो कीड़े की समस्या और है उसको भी रोका जा सके। डिपार्टमेंट को पैसा भी बचेगा और गोदाम भी डबल क्षमता के बन जाएंगे। धन्यवाद। हो गया कितनी ज्यादा? कोई ना जी, लास्ट एक सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को एक सुझाव भी देना चाहता हूं कि जो साइलोज का एक आजकल टेक्निक आ रही है, क्या उसके लिए विभाग कोई इसकी योजना की कार्यान्वयन के लिए कोई काम कर रहा है, या आगे कोई भविष्य में ऐसी योजना है जिससे जगह भी कम यूज होगी और अनाज ज्यादा देर के लिए सुरक्षित भी रहेगा, और जो ये जीव आने की सुसरी है जो है, आपके सुझाव तो लिख करके भेज दो। अब वो जरा मेरा एक आपसे आपके माध्यम से निवेदन है कि कोई योजना है तो एक बार बता दीजिए। सुरेंद्र पवार जी। अध्यक्ष जी। सुरेंद्र पवार जी। सुरेंद्र पवार जी। 805 बोल दिया? हाँ जी बोल दिया। ये इधर है सुरेंद्र पवार जी, इधर है मंत्री जी, ये इधर बैठे हैं सुरेंद्र पवार जी, पीछे नजर नहीं आया। ठीक है। Sir, there is a proposal under consideration to set up a cath lab in Civil Hospital, Sonipat. At this stage, it is difficult to provide exact time by which it is likely to be set up. अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिया गया जवाब, मैं ये समझता हूं कि इतने सीनियर व्यक्ति द्वारा दिया गया जवाब बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं है। एक कैथ लैब स्थापित करने के लिए उनके लिए भी ये कहना कि अभी हमें पता ही नहीं है कितना समय लगेगा। आज अगर हम बात अस्पताल की करें तो अस्पताल का मामला एक मानव जीवन से जुड़ा है, और आज सरकार बात करती है कि हम लोगों की इतनी सुविधाएं दे रहे हैं। आज हॉस्पिटल की अगर बात करें, सोनीपत का जो सामान्य अस्पताल है, इसके बारे में मैंने पिछली जो सेशन था उसमें भी बात रखी थी अपनी, तो ये अपना सवाल रखा था, तब भी यही था जवाब कि अभी जो है ये हमारे विचाराधीन नहीं है, और एक साल में अभी विचाराधीन तो आया,
लेकिन कब तक होगा इसका भी कोई आइडिया मंत्री जी को भी नहीं है। सोनीपत सिविल अस्पताल में आए दिन हार्ट से संबंधित 100 मरीज आए दिन आते हैं। आते ही उनको एक पर्ची थमा दी जाती है कि आप जाइए मेडिकल कॉलेज खानपुर, और खानपुर मेडिकल कॉलेज जो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में जो कॉलेज बना था, जितनी सुविधाएं उस समय थी, आज एक भी वो सुविधा नहीं है उसमें, न तो कोई डॉक्टर है। आज अगर हम हार्ट के पेशेंट की बात करें तो सोनीपत के अस्पताल तो छोड़ो, मेडिकल कॉलेज में भी, वहां मेडिकल कॉलेज में रेफर करते हैं, वहां जाते ही उनको रोहतक रेफर कर दिया जाता है, और जब तक वो मरीज वहां तक पहुंचता है उसकी मृत्यु हो जाती है। कम से कम 100 मरीज। आज अगर आप सोनीपत पूरा जिला देखें तो सोनीपत जिले की जनसंख्या 17 से 18-20 लाख तक है, और आज ऐसी सुविधा भी, और उस सुविधा के लिए फिर भी ये कहना कि जी हम बता ही नहीं सकते कि हम ये कब तक इसको स्थापित करेंगे। मेरा दूसरा सवाल भी था इसी के साथ कि कैंसर लैब और उसके लिए कि भी वहां पर कैंसर का भी कोई डॉक्टर नहीं है सोनीपत में। उसके लिए भी आज अगर सोनीपत की स्थिति देखें तो राई जो विधानसभा है उसमें भी लाखों जो मजदूर हैं वहां पे लोग काम कर रहे हैं, लाखों की संख्या में है, और बहुत से ज्यादा लोगों को कैंसर हो चुका है वहां के, क्योंकि पानी में कमी बताई गई है। और वो लोग जब उनको पता लगता है कि आज ये मतलब कैंसर, जिस भी व्यक्ति को ये पता लग जाए उस परिवार का आधा दम तो वैसे निकल जाता है कि हमारे एक व्यक्ति को कैंसर हुआ है। और जब सिविल हॉस्पिटल में आते हैं वहां पता लगता है कि कैंसर का कोई डॉक्टर नहीं है। वहां से जब मेडिकल कॉलेज जाते हैं वहां पता लगता है कि वहां पर भी कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं है। तो मैं तो आदरणीय मंत्री जी से यही मांग करता हूं कि सोनीपत भी इस हरियाणा का ही पार्ट है, सोनीपत जिला, उसके साथ इतना भेदभाव न किया जाए, और सोनीपत में ये दोनों चीजें, सिविल हॉस्पिटल में ये दोनों चीजें जल्दी से जल्दी स्थापित की जाए, चाहे कैथ लैब हो और चाहे कैंसर का जो कैंसर यूनिट हो। तो मैं आपसे यही मांग करता हूं। धन्यवाद। स्पीकर सर, एट प्रेजेंट हम 4 जिलों में कैथ लैब रन कर रहे हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला और अंबाला। सर हम 46,112 रुपए में स्टंट डालते हैं, जो कि प्राइवेट अस्पतालों में 2 लाख 3 लाख से कम नहीं डलता सर, 46,112 रुपए में। और इसमें से भी जो बीपीएल परिवार हैं, जो एससी परिवार हैं, जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं सर, उनको हम बिल्कुल फ्री डालते हैं। और ये हमारा जो हमने पीपीपी मोड पर शुरू किया था सर, ये सर बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसके अलावा 19 जगह पर हमने डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं सर। सर हमारी कोशिश है हर जिले में हम एमआरआई और सीटी स्कैन भी चलाएं, काफ़ी जिलों में सर चल रहा है। मैंने आदेश दिए कि जहां जहां पर ये सुविधाएं नहीं हैं अभी तक, उन सब में भी इनको शुरू किया जाए। जहां तक सोनीपत की बात है, वहां पर भी पीपी मोड में कैथ लैब लगाने का काम हमारा टेंडर वर्क चल रहा है, क्योंकि ये इसके लिए हमें 15,000 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत होती है। जगह सरकार देती है, बिजली पानी सरकार देती है, और जो उसका पीपी मोड में लेता है बाकी सारा काम वो करता है सर। हम इसके लिए, जहां तक कैंसर की इन्होंने बात की सर, हमारे हर अस्पताल में 3 तरह के मेन कैंसर हैं, सर्वाइकल है, ब्रेस्ट है, ओरल है। इन तीनों की स्क्रीनिंग होती है, सारे जिला अस्पतालों में होती है, सारे अस्पतालों में होती है। और अगर कोई सीरियस पाया जाता है तो उसको टर्शरी केयर सेंटर में भेजा जाता है सर। उसके लिए तो वहां पर इलाज नहीं हो सकता है, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी ही अंबाला में एक टर्शरी कैंसर सेंटर खुलने जा रहा है, महीने 2 महीने में वो चालू हो जाएगा। और एक कैंसर टर्शरी सेंटर फतेहाबाद जिले के लिए भी
हमने मंजूर किया है। फतेहाबाद में भी वो अगर जैसे ही हमें केंद्र की मंजूरी मिलती है तो हम उसको चालू करेंगे। मामन खान जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल एक मिनट पूरा नहीं हुआ। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 19 जगह डायलिसिस सेंटर हैं। माननीय मंत्री जी ये बताएं, क्या ये बता सकते हैं कि कितने नेफ्रो के कितने डॉक्टर हैं, किडनी से संबंधित कितने डॉक्टर हैं? सिविल हॉस्पिटल में भी सोनीपत में किडनी का डायलिसिस होता है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। जब डॉक्टर ही नहीं है तो अगर किडनी का डॉक्टर ही नहीं है तो एक मिनट तो बोल रहे हैं वो तो उस डायलिसिस सेंटर का फायदा क्या है? माननीय मंत्री जी प्लीज बताइए। स्पीकर सर, वैसे तो ये अलग से सवाल है, लेकिन ये कभी अस्पताल गए नहीं है। शायद इनको जाना भी ना पड़े और ना जाना पड़े किसी को, मेरी ऐसी कामना रहती है। हमारे सारे डायलिसिस सेंटर सक्सेसफुली चल रहे हैं और लाखों लोग वहां से इसका फायदा उठाते हैं। सर, माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि क्या वहां पर डॉक्टर है क्या किडनी के? जब किडनी से संबंधित डॉक्टर ही नहीं है तो उस डायलिसिस सेंटर का फायदा क्या है? सवाल तो यह है कि कितने डॉक्टर हरियाणा में है, चलो मंत्री जी यही बता दें। किडनी के संबंधित कितने डॉक्टर हैं बता दें, ये मंत्री जी बैठे हैं बताएं। ये तो सिंपल सा सवाल है। नहीं जी, मतलब ये कहना कि डायलिसिस सेंटर चालू है, क्या फायदा है और कहां चालू है? हम रोज देखते हैं लोगों की कैसे मृत्यु हो रही है। आपका ये प्रश्न जो है ना उससे कुछ अलग है थोड़ा सा। नहीं जी, कोई अलग नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बताया। ऐसा है मेरे विधायक साथी बिना जानकारी के प्रश्न पूछ रहे हैं। बताइए कितनी मृत्यु हुई है, बताइए आप मेरे को। आप कह रहे रोज मृत्यु हो रही है, आप क्यों हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं? आप मंत्री हैं, आप बताओ, आप बताएं डॉक्टर कितनी मृत्यु हुई है? जानकारी तो मंत्री जी को होनी चाहिए। सिर्फ झूठ बोलना नहीं मंत्री जी, आप बताएं हरियाणा में डायलिसिस सेंटर है, किडनी के कितने डॉक्टर हैं? मंत्री जी बताएं। सेपरेट क्वेश्चन है, सेपरेट क्वेश्चन आप लगाओ। अध्यक्ष महोदय, ये सेपरेट क्वेश्चन नहीं है जो मंत्री जी ने जवाब दिया है उसी क्वेश्चन है। एक और मंत्री जी बात कर रहे हैं जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये कहीं सेपरेट क्वेश्चन है। जब मंत्री जी जानकारी दे देंगे तो कल कोई इश्यू बनेगा। जिक्र नहीं है अमन खान जी, मंत्री जी ने खुद कहा है। एक मिनट, सेपरेट क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने खुद कहा कि हरियाणा में 19 डायलिसिस सेंटर है, तो अगर इस बारे में मैंने बताया कि हमारे यहाँ 19 डायलिसिस सेंटर में किडनी से संबंधित कितने डॉक्टर हैं बता दें माननीय मंत्री जी। भाई आपको रिटर्न अप्लाई कर देंगे आपके लिए। नहीं, रिटर्न भी क्यों करूंगा मैं? रिटर्न भी क्यों करूंगा? सेपरेट क्वेश्चन है, लगाएं जवाब दे दूंगा। मैंने तो यही काम में लगा हुआ हूं। मैं हमारे विधायक साथी को एक मिनट मामन जी, हमारे विधायक साथी को इन्होंने कहा झूठ बोल रहा है, वो रिकॉर्ड से निकाला जाए। झूठ कोई नहीं बोलता है, उनको कहा विधायक आप मरे ये कभी आप बता दो, हुड्डा साहब आप बता दो। झूठ पता नहीं कौन बोल रहा है। ऐसी अरे आप बता दो हुड्डा साहब, आप तो ऐसी स्पॉन्टेनियस चीजें जो है ना भाई याद नहीं होती कि हम कोई गलत स्टेटमेंट दे दें कल को फिर कोई दिक्कत। सैकड़ों मर रहे, आप बता दो। एक मिनट चल नहीं रहा भाई, चल। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि मैंने पिछले साल 28/2/2020 को आपसे ट्रामा सेंटर की मांग की थी, अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट की मांग की थी, लेकिन वो आज तक हमको नहीं मिल पाई है। एश्योरेंस तो आपने दिया था, यस भी की थी, वो क्यों नहीं मिल पाया, क्यों ट्रामा सेंटर नहीं मिल पाया? मंत्री जी हमें बताइए। सर, दिस इज नॉट ए कनेक्टेड क्वेश्चन। मैं ये कहूंगा कि आप इनको समझाएं कि कनेक्टेड क्वेश्चन ही पूछें। आप लगा दो, मैं बता दूंगा। नहीं, कुलदीप जी भाई ऐसा है ना, ये अलग विषय के ऊपर लेकर के जाएंगे तो सारी चीजें मंत्री के यहाँ पे लिखी नहीं होती, उसको कोई ना कोई करेक्ट आंसर देना होता है। अगर कल का कोई जवाब दे दिया गलत हो गया तो फिर आपको दिक्कत आएगी। रुकिए साड़ी साहब, रुकिए बैठ जी। बीस साहब राम राम। कुलदीप जी तबियत ठीक है आपकी? बीस साहब, स्पीकर सर, पहले तो मैं इनकी सच्चाई और झूठ में पूछना चाहता हूं। आपने इसी सदन के माध्यम से
कहा था कि भी बादली की सीएससी बना दी, बादली की एक ईंट नहीं लगी। और आज इस सदन के माध्यम से आप सच्चाई बता भी दो। मैं कहता हूं झज्जर के अंदर, हम झज्जर में, मेरी बहन बैठती है, झज्जर के हॉस्पिटल में जाके देखना, और मैंने आप अपने पीए से पूछो, और आपको लिखत मैंने दी एक डॉक्टर के बारे में, और आपके एसीएस साहब बैठे हैं, रिटर्न में दे के आया कि नहीं दे के आया? जो एक किस बारे में क्या? नहीं, हॉस्पिटल के बारे में है। नहीं, अब इसी ये चर्चा जो है ना, इसके ऊपर मैं अपनी सच्चाई तो बता दूं। नहीं ऐसे, हाँ सस्पेंड तो आप कर दोगे, सस्पेंड तो आप मेरे हिसाब से किसी ने भी कर सकते हो। स्टंट नहीं कहा उन्होंने, कहा क्या कह रहे हैं? स्टंट डलवाने की बात नहीं, स्टंट डलवाओ आप डलवाओ। आपने अपनी हरियाणा के कितनी बढ़िया स्वास्थ्य सर्विस है वो आपने दिखा दी। आप रोहतक में एडमिट हुए जब आपने खुद ही ये नहीं पता लगा कि वास्तव में भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप भी मेडिसिटी पर्सनल ना हो। नहीं, आप स्टंट डलेंगे, आप लोग डलवाने वाले व्यक्तिगत ना हो। मेरी रिक्वेस्ट है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, एक मिनट बहन जी सुन लो, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है मेरी पटौदी नहीं, मेरी बादली की सीएससी बनाने की। तो मंत्री जी बहरे भी हो चुके हैं, मंत्री जी सुनते नहीं। तो मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमारी बादली की सीएससी कब बनेगी? ऐसे सर मैं तो किसी के बारे में नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो मंत्री जी कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम नहीं पता अपनी का, अपनी अरे रुक जा, मैंने चेयरमैन बनाया था, रुक जा, बैठ जा, मंत्री नहीं बन सकता तू, रुक जा, अरे रुक जा, बड़ा मत बन, बैठ जा, बैठ जा, देखिए बैठ जाओ, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, ज्यादा ठीक नहीं, बैठ जाइए, मैं जानता हूँ तेरे को अच्छे से। कुलदीप जी, मैं तो ये तो कोई मंत्री जी, मैं ये तो पूछिए, मैंने पूछ लिया, हमारी बादली की सीएससी कब तक बनाएंगे? ठीक है, बस करीबन 4.5 साल घोषणा के लिए नो लिए, और मैंने पिछले भी ये कहा था वीर साहब कब बनेंगे? एक मिनट, कैसे सो देगा भाई? एक मिनट, ये जो प्लीज ये जो शब्द इन्होंने कहे, स्पीकर सर एक मिनट मंत्री जी एक मिनट, जो शब्द इन्होंने कहे कि बहरे हो चुके हैं वो इसमें से हटा दीजिए। स्पीकर सर बैठ जाइए जी, बैठ जाइए, आप बैठिए प्लीज। स्पीकर सर, कुंडू साहब आप बैठ जाइए, विशंबर जी बैठ जाइए। नहीं ऐसा नहीं। स्पीकर सर, विशंबर जी बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए। कुंडू जी बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए। एक मिनट पहले उनको आंसर दे रहे। स्पीकर सर, वैसे तो मैं ये कहना चाहता था कि हुड्डा साहब अपने विधायकों के लिए कोई ट्रेनिंग कैंप लगाएं, लेकिन जो खुद भ्रष्टाचार के केस में चार्जशीटेड हो, वो दूसरों को क्या समझाएगा, क्या सिखाएगा वो? आप इनको बताओ तो सही कि मंत्री जी हुआ है और उसके ऊपर बात करें। मंत्री जी आप पता नहीं कहां से ये पकड़ के ले आए। मंत्री जी प्लीज आप क्वेश्चन क्या लगा हुआ है, हाउस में बैठना आता नहीं। मंत्री जी प्लीज, क्वेश्चन ये विषय नहीं, ये विषय नहीं। अरे है नहीं भ्रष्टाचार में चार्जशीटेड नहीं है क्या हुड्डा साहब भ्रष्टाचार में चार्जशीटेड नहीं है? बताएं मेरे को, चार्जशीटेड नहीं है क्या? में आप हो गए।
भ्रष्टाचार, झूठे मुकदमे बनाने से भ्रष्टाचार नहीं होता। राजनीति से प्रेरित होकर झूठे मुकदमे बना रहे हो, मुकदमे बनाने से भ्रष्टाचार होता है। कोर्ट का इंतजार करो। प्लीज दूध पानी का पानी। मेरा सभी से निवेदन है कि विषय पर रहें, विषय से बाहर न जाएं। प्लीज सभी से निवेदन, सभी। श्री जगवीर सिंह मलिक जी। 774 संदर्भ में सदन पटल पे अध्यक्ष जी, जब कोई एश्योरेंस दी जाती है, इस हाउस की गरिमा का मतलब यह है कि अगर एश्योरेंस दी गई है तो वो हमारा, अगर कोई विधायक पूछ रहे हैं और वो एश्योरेंस पूरी नहीं होती तो क्या कार्रवाई होती है, आप मुझे ये बता दीजिए बस। जी, आप बहुत सीनियर विधायक हैं, आपको पता है जो एश्योरेंस दिए जाते हैं वो एश्योरेंस कमेटी में चले जाते हैं और वहां पर उसके जवाब दिए जाते हैं। अब सारे जवाब मैं तो इकट्ठे करके ला नहीं सकता, तो आप ऐसी आप तो इतनी सीनियर हैं श्री जगवीर सिंह मलिक जी, थोड़ा कि जो मर्जी उठ के पूछने लग जाए कि ये थोड़ा मैं बता दूंगा। क्वेश्चन स्टंट का चल रहा है, कैथ लैब का चल रहा है, वो पीएचसी पे चले गए, कितनी पीएचसी है, कितनी सीएचसी है, मैं डिटेल थोड़ा बता सकता हूँ। आप तो बहन जी, एश्योरेंस बहन जी, आप अगर कोई लगता है कोई एश्योरेंस हाउस के अंदर दी है, आप ऐसा बात ना करें, जबानी कहने से नहीं, क्या एश्योरेंस दी है, कैसे दी है, अगर आप एश्योरेंस कमेटी में भेजेंगे तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर संज्ञान लेगी एश्योरेंस कमेटी। आपने लगाना, वो हमने नहीं लगाना। आंसर सदन के पटल पर रख दिया गया। माननीय मंत्री जी ने कहा है, अब नो स्कैम हैज बीन ऑब्जर्व्ड और रिपोर्टेड। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैंने खुद लेटर लिखा था कि इतना बड़ा स्कैम है ये, खुद लेटर लिखा था और इन्होंने ये कहा, इन्होंने एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई लोअर रैंक के, और मेरे पास उसका मैसेज आया कि आप गवाह लेकर पेश हो। मैंने कहा भाई मैं आपसे इंक्वायरी नहीं कराना चाहता, आपकी कोई हैसियत नहीं जहाँ जो इंक्वायरी हो रही है, मुझे विजिलेंस की इंक्वायरी चाहिए। यदि मंत्री जी चाहते हैं विजिलेंस की इंक्वायरी हो तो मैं तैयार हूं आने के लिए, लेकिन मंत्री जी ने उसको कंप्लेंट को फाइल कर दिया। अब मैं बताना चाहता हूं सदन को, क्वेश्चन रखे, क्वेश्चन हाँ पर्सन है, मैं मेरा उसमें आखिरी में पर्सन ही आएगा। ये 4.5 लाख किलो जो पहले जो राशन कार्ड थे उसमें था 25 लाख किलो का अलॉटमेंट सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, और अब है ये 30 लाख। ये कहते हैं नए कार्ड 259 बने हैं, तो ये 4.5 लाख किलो जो बढ़े हैं वो किन कार्डों के बढ़े हैं? एक तो एक ये ओपीएच कार्ड 2016 में मोटी छटनी हुए थे, उसके बाद कोई ऑर्डर ओपीएच कार्ड बनाने का नहीं हुआ, तो ओपीएच कार्ड उसके बाद किस आदेश से बने? सरकार का कोई आदेश था? नहीं था। इसके बाद जो है एक डिपो होल्डर 11/4 को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसी के नाम से मशीनें हैक होकर उसी के अंगूठे से 28, 29 और 30 अप्रैल को अनाज उनकी उससे निकाला गया मशीनों से, उसी के अंगूठे से, जबकि वो अनाज डीएफसी की आईडी और इंस्पेक्टर की आईडी के बगैर नहीं निकाला जा सकता। वो कैसे निकले अनाज? और उसके बाद जो है मैंने स्पेसिफिक नाम दिए थे, नौकरी करने वालों के नाम और आउट ऑफ स्टेट वालों के नाम, उनके नाम डिपो, क्वेश्चन पूरा करें, उनके नाम डिपो हैं, बेनामी डिपो नाम दे रखे थे मैंने नौकरी वाले, तो उनके नाम से, और एक डिपो होल्डर के पास 6 डिपो, और वो नकली कार्ड बना रहा है, ओपीएच के नकली कार्ड वो बना रहा है, और एक एक कार्ड के 3-3, 4-4 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। और अप्रैल 2019 में जो राशन वितरित हुआ वो उसमें 15 लाख,
क्वेश्चन आवर जो पूरा हो चुका है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन शुरू हो गया, मैं आप ये महसूस करोगे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ मैं, आखिर में जो पूछूंगा ना वो क्वेश्चन ही पूछूंगा। 15 लाख किलो जो है, ये जो है अप्रैल का आधा राशन 30 लाख से 15 लाख वो सारा मार्केट में बिका है। ये सारा रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन, और ये रिकॉर्ड में है। मैं इसके लिए सारे सबूत मेरे पास है, मैं ये सबूत दूंगा ये ऑनलाइन के। और इसमें एक कार्ड 2-2, 3-3 जगह है, उनकी सीरीज के गांव की एक सीरीज होती है। ये मुझे लगता है आप रिकॉर्ड दे दें, सबूत दे दें, वो ऑन रिकॉर्ड ले लेंगे हम, और भी ऑन रिकॉर्ड ले लेंगे, आप सबूत दे दीजिए। मैं ये रिकॉर्ड देकर मंत्री जी से पूछ रहा था, क्या आप ईमानदारी से इन गरीब आदमियों जो राशन खा रहा है इसकी विजिलेंस इंक्वायरी कराओगे कि नहीं? ये रिकॉर्ड ऑन दी फाइल है, मैं देता हूँ, ये देख के इनकी विजिलेंस इंक्वायरी कराओगे कि नहीं, या आप उन अधिकारियों को सपोर्ट करोगे जिन्हें गरीब आदमी का राशन खाया है? जवाब दे दूं मलिक साहब? नहीं, जवाब तो मुझे पता क्या देगा, मुझे पता, मैंने बता रखा क्यों होगा। स्पीकर साहब ये क्वेश्चन आवर खत्म करने ला रहे तो हमारे तो लागे ही नहीं फिर, अब हम भी क्या जवाब देंगे इसको? आप ये खत्म करो ना, बढ़ाओ क्वेश्चन और ने। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर को बढ़ाओ। अब ये क्वेश्चन क्योंकि चला हुआ, ये क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा आप खत्म क्यों कर रहे हो? हमारे तो क्वेश्चन आए नहीं जी, ये टाइम बढ़ाओ क्वेश्चन और का जी। हमने जाके क्या और 1-2 घंटे और चलाओ क्वेश्चन और तो पूरे कराओ। डायरेक्टर और सोनीपत का रिकॉर्ड में बोले डिलीट हो गया, डिलीट आधे से ज्यादा। जवाब दे दो, डिलीट हो गया आधे से, रिकॉर्ड में बोले वो पता लग जाएगा। महिला दिवस के इस, कुंडू जी बैठ जाओ, कोई नहीं, आगे इसके ऊपर विचार करेंगे अभी। महिला दिवस के इस अवसर पर हमारी सरकार ने ये निर्णय भी लिया है कि आने वाले भविष्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जहां बात मलिक साहब के सवाल की है, मलिक साहब ने एक सवाल रखा, मैं उनके संज्ञान में डालना चाहता हूं। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि बोगस परचेज हुई, बोगस प्रिक्योरमेंट के अंदर, पीडीएस के अंदर से अलॉटमेंट हुई, नकली राशन कार्ड बटे। पहली चीज तो देश भर के अंदर 1 नेशन 1 राशन कार्ड की स्कीम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत कंपल्सरी है कि हरियाणा प्रदेश के 1,22,00,000 राशन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट को हमारी सरकार ने पहले ही आधार से लिंक करा दिया गया है। और एक राशन डिपो के ऊपर अगर कोई ओपीएच में हो, बीपीएल में हो और किसी स्कीम के माध्यम से अगर राशन लेने जाएगा तो मशीन के अंदर पहले उसका राशन कार्ड नंबर डाला जाए, आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा, उसके बाद उसकी अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट उस मशीन पे डिस्प्ले होगी, फिर उसका थंबप्रिंट लेकर उसको अलॉटमेंट कराई जाएगी। जिस तरह की बात लाखों हजारों की करी, आपके पत्र में तो यह भी लिखा था कि गिल्ली गेहूं दी जाती है। आप मेरे को एक एविडेंस तो ला कर दो जहां पर गिल्ली, आज आपको भी कोई गिल्ली गेहूं की रोटी बना के खिला सकता है? मैं तो आपके पत्र का जवाब दे रहा हूं, आपके पत्र सवाल में नहीं था। इसलिए अध्यक्ष महोदय जो सवाल माननीय विधायक ने रखा है मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 7 जिलों के अंदर इंस्पेक्टर गिल्ली गेहूं देने में हमने लगा दी गई, गिल्ली गेहूं देने में इंस्पेक्टर फरीदाबाद के अंदर ई वेइंग मशीन हम और लगाने का काम कर रहे हैं। और देश में पहला राज्य हरियाणा बन रहा है जिसके अंदर फिर आपको राशन डिपो पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके आधार से बायोमेट्रिक से इसको लिंक कर दिया गया है। हम मोबाइल डिपो हमने फरीदाबाद में पहला अलॉट किया, पूरे प्रदेश के अंदर अलॉटमेंट करेंगे कि डिपो होल्डर आपके घर तक जाके राशन की डिलीवरी करने का काम करें। मेरा सीधा सवाल, माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है, बैठ जाइए। भाई प्रश्नकाल खत्म हो गया, समय देखिए ना। राम कुमार जी, अब आप लोग जरूर आए, उसका टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी लगा लिया तो सारे क्वेश्चन सुनने
जवाब आपके पास, सबके पास। खत्म कराओ। ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। बताओ 6 सवाल भी अधूरे रह गए, 20 रिप्लाई उन्होंने दिया तो है आपको। दो हो तो गए। सबने मैंने 2 सवाल पूछे थे। नहीं, उन्होंने रिप्लाई दे दिया है। 4.5 लाख किलो कैसे बढ़ा अनाज, किन कार्डों से बढ़ा। दूसरा सवाल ये था, अगर ये कब ऑर्डर हुए ओपीएच कार्ड बढ़ाने के, नहीं हुए, तो इतना कैसे बढ़ा। और मैंने एक सवाल ओपीएच के बारे में बताया तो है। 4.5 लाख किलो कैसे बढ़ा अनाज, किस उससे, आप इनको कार्डों से बढ़ गया कैसे। मेरा क्या, आप मंत्री जी जरा सेटिस्फाई करिए। नहीं बता दें। और मैंने ये देखा 50% अप्रैल 2019 में ऑनलाइन रिकॉर्ड है, 50% राशन बाहर में गए। ये ऑनलाइन रिकॉर्ड है, डिपो का रिकॉर्ड है, यहाँ कोई जो क्या कागज मान्य विधायक ने। भाई ये देखिए, ऐसा एक मिनट मलिक साहब, ये किसी की ईमानदारी के ऊपर प्रश्न करना ठीक नहीं है। नहीं, आप कह रहे हो यदि ईमानदार हो, नहीं, ईमानदार सभी ईमानदार है यहाँ पे जो इसके अंदर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य ने जो बात रखी कि इनको इंक्वायरी के लिए एक हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी ने फोन किया और कहा कि तथ्य लेकर आप आओ, तो इनने इस शब्द का इस्तेमाल किया। उसकी हैसियत क्या है? अधिकारी आज गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। मैं चाहूंगा ये माफी मांगे किसी की हैसियत की आज बात करते हैं सदन के अंदर। आज कोई भी कर्मचारी है, अगर वो हरियाणा सरकार से तनख्वाह ले रहा है और आपकी इंक्वायरी को मार्क कर उस पर इन्वेस्टिगेशन फेयरली कर रहे हैं, आप उसकी हैसियत कैसे पूछ सकते हैं? मलिक साहब, आप विधायक मल्टीपल राइम रैली होंगे, पर आपने किसी अधिकारी की हैसियत पूछने का कैसे सदन में काम किया? नहीं, देखिए मलिक साहब, आप ये कह सकते हैं कि किसी बड़े अधिकारी से कराइए। इन लोगों को संरक्षण है, ये देखिए, ये अधिकारियों को इनको संरक्षण है। ये गरीबों का अनाज डकारते नहीं। चलिए मलिक साहब, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अब प्रश्नकाल का समय समाप्त होता है। अभी कुछ सूचनाएं हैं। आज बड़ा हर्ष का विषय कि श्री दीपक मंगला पहुंचा रहे थे। प्रश्नकाल का समय समाप्त हो गया। हालांकि कई विधायकों ने इसका विरोध भी किया कि आप इतनी जल्दी प्रश्नकाल का समय नहीं समाप्त कर सकते, चूंकि सभी के प्रश्न अभी लगे नहीं हैं और सभी के प्रश्न नहीं पूछे गए, ना उनको जवाब मिला है। तो आप प्रश्नकाल की अवधि बढ़ाइए, लेकिन प्रश्नकाल की अवधि को नहीं बढ़ाया गया और स्पीकर ने प्रश्नकाल की अवधि को समाप्त कर कुछ सुझाव का जिक्र किया। हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बता दें कि आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और अभी आप प्रश्नकाल की सीधी तस्वीरें देख रहे थे हरियाणा न्यूज पर, जहां पर विपक्ष के एक सवाल का जवाब सदन में सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। सरकार के मंत्री उन्हें उत्तर दे रहे हैं। बजट सत्र का दूसरा दिन दोपहर 2 बजे से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लगातार ये कार्रवाई हम आपको आपके टीवी पर दिखा रहे हैं। एक के बाद एक कई सवाल आए और बीच बीच में तल्खी भी देखने को मिली। हालांकि जितना हंगामेदार सदन रहने के आसार थे, अभी तक वैसा दिखा नहीं है और अच्छी बात है। आवाम की बात हो रही है, आवाम के लिए जवाब लिया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आज का ये सत्र हंगामेदार नहीं रहा तो ही ज्यादा बेहतर है, लेकिन विपक्ष बीच बीच में जिस तरह से सवाल का जवाब नहीं मिलने पर रोक अख्तियार कर रहा है, वो तल्खियां दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए काफी हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।